तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी की समरी। ये समरी में ऐसा आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि जब आप पॉइंट्स पढ़ोगे ना, पॉइंट फर्स्ट पढ़ोगे, पॉइंट सेकंड पढ़ोगे, तो आपको ऐसा रियलाइज़ होना चाहिए कि ये सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए प्रॉपरली कि ये सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और इसमें से कुछ पॉइंट्स आप अंडरलाइन करते जाओगे जो आपको कीवर्ड्स अच्छे लगे आंसर्स में यूज़ करने के लिए, क्योंकि उस पे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ द सेल। तो इसमें पॉइंट टू बी अंडरलाइन आता है फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। यूनिट मतलब वन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल समझते हो, और फंडामेंटल मतलब बेसिक, इनिशियल, बेसिक से भी इनिशियल चीज़ को फंडामेंटल। दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल्स आर एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड मतलब एनक्लोज मतलब उसके अंदर है, उससे कवर्ड है, उससे बंद है, उससे कवर्ड है। तो एनक्लोज्ड एक अच्छा वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हो। और क्या आपको पता है, सच में पता है क्या, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बनती है? अगर ध्यान नहीं है तो बुरी बात है, ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इस पर एमसीक्यूज भी कर चुके अपन। थर्ड पॉइंट ये बोल रहे हैं, द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। एक्टिव पार्ट मतलब लिविंग है। तो सेल मेम्ब्रेन को लिविंग क्या बोला है? सारी ऑर्गेनेल्स लिविंग रहती है, सारी ऑर्गेनेल। तो सेल मेम्ब्रेन को अलग से क्यों बोला है? क्योंकि वो हिल सकती है और सेल वॉल हिल नहीं सकती। क्योंकि इसको सेल वॉल से कंपेयर करा है, क्योंकि इसको सेल वॉल से कंपेयर करा है, और सेल वॉल मोस्टली डेड रहती है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, इसलिए इसको एक्टिव बोला है। और एक्टिव कैसे है, इसकी एक्टिविटी कैसे दिखती है? इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड आउटर एनवायरनमेंट। सेल के बाहर जनरली ब्लड या ब्लड जैसा एक फ्लूइड रहता है, वो वहाँ पे फिल्ड रहता है। ब्लड के जो, बिल्कुल सही, प्लाज्मा, ब्लड के जो 4 पार्ट्स होते हैं उसमें से एक फ्लूइड वहाँ पे सेल के आसपास फिल्ड रहता है। मोस्टली प्लाज्मा या इस तरह की कुछ चीज़ रहती है। तो यहाँ पे मुझे जो वर्ड अच्छा लगा वो है रेगुलेट्स। मुझे जो वर्ड अच्छा लगा जो आपको मार्क करना चाहिए वो है रेगुलेट्स। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन आप बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन आंसर में बच्चे लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, बट अलाउज वो इतना टेक्निकल वर्ड नहीं है। जो रेगुलेट्स है तो वो ऑस्मोसिस भी उसके थ्रू हो पाएगा, और दूसरी चीज़ें भी हो पाएगी, कि जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो उसको बाहर निकाल देगा, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट, इन प्लांट सेल अ सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज। ये पता था क्या कि जो सेल वॉल होती है वो मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट बिल्कुल ऐसे पता होने चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ समझना नहीं है, समझना था जो मैंने समझा दिया, अपन ने समझ लिया, समझा। ये पॉइंट बिल्कुल होने चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली ये होता ही है, पता ही है हमको। द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इनेबल्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया। इसका मतलब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया। तो जो अलग अलग किंगडम होते हैं, 5-6 किंगडम जो होते हैं, उसमें से 3 किंगडम तो ये, एक एनिमलिया किंगडम अलग निकला और एक प्रोटोजोआ किंगडम अलग निकला। ठीक है, या प्रोटोजोआ को किंगडम नहीं बोलोगे तो दूसरे किंगडम आ जाएंगे जो अपन 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। 5 किंगडम में से 3 किंगडम के नाम बोल दिए, और इन तीनों में सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के नाम से और क्या याद आता है आपको? क्या बात है, पर प्रोकैरियोटिक, नाम गलत बोल दिया।
प्रोकैरियोटिक सेल। पर लॉजिक सही पकड़ा, पर प्रो मतलब प्रिमिटिव, तो उससे याद रखना है। लॉजिक बिल्कुल सही पकड़ा था आपने। तो द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इनेबल्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडियम विदाउट बर्स्टिंग। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हाइपोटोनिक मीडियम में अलग अलग सेल्स रखे जाएं तो कौन सा बर्स्ट नहीं होगा? प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा, प्लांट फंगाई और बैक्टीरिया बर्स्ट नहीं होंगे। और उसका रीज़न है रिजिड सेल वॉल, और डेड और रिजिड सेल वॉल। अगला पॉइंट, द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब मॉडर्न या प्रिमिटिव? मॉडर्न। The nucleus in eukaryotic is separated from cytoplasm by double layered membrane. वैसे ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेलीज की डबल लेयर्स होती है, एक होता है जिसकी सिंगल लेयर होती है। कौन? नहीं ध्यान ढूंढना, MCQ शीट में भी था। डबल लेयर मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। वो थोड़ा सा डायरेक्शन देता है, तो डायरेक्शन देता है कि उसको भाई डिवाइड होना है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा डायरेक्शन देता है। द ER कौन होता है? ER functions both as a passageway for intracellular transport and as a manufacturing surface। तो ER में ट्रांसपोर्ट भी होता है, ER के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी होता है। ER क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करता है? क्या हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में? पैक करता है। आप अगर एनिमेशन ध्यान करोगे तो ER से जो पार्टिकल निकल रहा था वो ER की मेम्ब्रेन से पैक हो रहा था, कवर हो रहा था ना। वो पिंक कलर की मेम्ब्रेन थी, पिंक या येलो, पिंक कलर की मेम्ब्रेन से उससे पैक हो रहा था, तो वो पैक करके फिर भेजता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन में पैकेजिंग बहुत बड़ा रोल है उसका, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह तो कौन ले जाएगा? साइटोप्लाज्म, वही फैला हुआ है। फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है। तो ER दो काम करता है, पैसेज वे। तो यहाँ पे वर्ड है इंट्रासेल्यूलर, तो आप यूज कर सकते हो इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, और मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। फिर गोल्गी अपैरेटस के बारे में बोला है, क्या बोला है? द गोल्गी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ सैग्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो ये याद नहीं होते, ये अजीब अजीब से वर्ड्स हैं, तो याद करने रहेंगे। वेसिकल्स दैट फंक्शंस in the storage, modification and packaging of substance manufactured in the cell। तो कोई बच्चा बोलता है कि ER ने पैक कर लिया तो गोल्गी अपैरेटस वापस क्यों पैक करता है? क्यों पैक करता है फिर? वो उसको जैसे वो सिंपल चीज़ है तो उसको पहले उसको उसमें कुछ जुड़ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर वो उसको वापस पैक करता है। तो क्योंकि गोल्गी अपैरेटस मॉडिफाई करता है, तो मॉडिफाई करने के लिए तुम्हें पैकेजिंग खोलनी पड़ेगी, तो वापस पैकेजिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है तो पैकेजिंग खुलेगी तो वापस भी करनी पड़ेगी। और स्टोरेज, तो स्टोरेज से आप समझो कि वो जो मॉडिफिकेशन करता है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में करता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एनर्जी को छोटे जगह में ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करते हैं, छोटे जगह में ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। आगे, मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लेयर मेम्ब्रेन most plant cells have large membranous organelles called plastids। large membranous organelles called plastids। तो plastids के बारे में ये नहीं हमको शायद पता था कि large membranous होती है, तो यहाँ से ये मिल गया। Which are of two types, chromoplast and leucoplast। ठीक है, और पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं।
इसमें थोड़ा छोटा लिखा था, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं, और पॉइंट्स आ गए हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट को और क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन्स क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। वो वाले क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल रहेगा उसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट सब डिवीजन हुआ। जैसे इसमें ग्रीन कलर तो वो क्लोरोफिल में ग्रीन कलर होता है। हाँ, अगर दूसरे कलर्स होंगे तो उसका कुछ अलग नाम अलग नाम होगा, वो अपन को कंटेंट में नहीं है। एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, या दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट रहता है ये फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट नहीं करता। आपने बायोलॉजी के चैप्टर में 8th में देखा होगा कि वो सिर्फ एक एरो के ऊपर लिखते हैं सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट, तो वो सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो ऐसा का ऐसा बना रहता है, इंटरमीडिएट रिएक्शन में काम करेगा, बट वो जुड़ता नहीं है किसी में जाके। आगे, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस प्लास्टिक्स इज स्टोरेज। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो ये जो सेंट्रल वैक्यूल है इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ये डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल भी आ जाता है कि प्लांट सेल में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल रहेगा, और वो इतना बड़ा होता है कि जगह सेंटर को तो कवर कर ही लेता है, इतना बड़ा होता है। और एनिमल सेल में छोटा सा होता है और वो सेंटर में नहीं। वो मल्टीपल होते हैं। हाँ, और एनिमल सेंटर में भी नहीं। सेंटर में भी नहीं होता और मल्टीपल हो सकते हैं। जो आपकी बुक में बनाया है प्लांट सेल में वैक्यूल, वो उतना बड़ा नहीं बना है जितना बड़ा होता है, उससे और बड़ा होता है। जो एनिमेशन में देखा था उसमें बहुत बड़ा था। सारी बात आपकी बुक में छोटा इसलिए बनाया ताकि बाकी ऑर्गेनेलीज आप देख पाओ, इसलिए थोड़ा छोटा बनाया वैक्यूल को, नहीं तो काफ़ी बड़ा रहता है। 90% तक जगह ऑक्यूपाई कर सकता है। कम भी होते हैं, 50, 60, 70 वाले भी होते हैं, बट 90% तक मतलब पूरा ही भरा हुआ है। मतलब छोटे प्लांट्स में कभी कभार कम होता है, बाकी बड़े प्लांट्स नहीं, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि किस प्लांट में छोटे रहेंगे या किस एज पे छोटे रहेंगे, बाकी ऐसा रहता है। फिर प्रिमिटिव सेल्स की बात की, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, पर एक ऑर्गेनेली रहती है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। फिगर में देखो जल्दी से कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसको मेम्ब्रेन बाउंड करा है? राइजोसोम। और यही ऑर्गेनेली रहती है, मेरा ध्यान है जहाँ तक कि यही ऑर्गेनेली रहती है जो सिंगल मेम्ब्रेन रहती है। और बाकी यूकैरियोटिक सेल में, मॉडर्न सेल्स में भी बाकी मेजॉरिटी ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन की रहती है। इन दोनों में से एक होता है सिंगल, लाइसोसोम और राइबोसोम में से एक होता है। पर ये आपको कहाँ मिलेगा? आपकी एमसीक्यू शीट में मिल जाएगा। आपकी एमसीक्यू शीट काफ़ी कवर करती है, काफ़ी चीज़ें कवर करती है, तो उसको सिर्फ एक बार ये कर दिए, हाँ इसका ये आंसर ऐसे छोड़ दोगे तो आपको कुछ गेन नहीं होगा। आप उसको जितनी मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, जितना सेग्रीगेट कर सकते हो कि पहली बार में ये नहीं आए थे तो दूसरी बार में उतने पढ़ लो। एक बार आपने 75 क्वेश्चन कर लिया तो दूसरी बार मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपसे 75 करो, पर जब 75 क्वेश्चन कर रहे थे तो 30 नहीं आए आपको, तो उसको मार्क करो और चैप्टर ख़त्म होने के बाद वो 30 वापस करो, और फिर उसमें जो नहीं आया उसको डबल गोला बना लो, तो आपके पास 2-3 पार्ट्स में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आपको चैप्टर में से सिर्फ 5-7 क्वेश्चन पढ़ने हो तो आपके पास मार्क रहेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, जो वर्ड्स नहीं आ रहे, उनके स्टेटमेंट्स लिखो। अपन नोट्स में जगह छोड़ते हैं ना, तो वहाँ पे स्टेटमेंट लिखो। जैसे जो ऑब्जेक्टिव का आंसर है,
सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय, जो साइंटिस्ट का नाम है वो लिख लो आगे, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय दिस। तो उससे आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन आएगा और सेम चीज़ आप कंपाइल करके मतलब मिक्स करके उसके सेम चीज़ के 3-4 पॉइंट मिक्स करके आप लॉन्ग आंसर्स में लिखोगे। तो अलग से लॉन्ग आंसर्स रटने करने ज़रूरी नहीं है। एमसीक्यू शीट को बेस बनाओ, एनसीईआरटी और एमसीक्यू शीट को। प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, देयर सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं तो वो अलग ही पार्ट होता है वो तो। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में एक एसिड होता है न्यूक्लिक एसिड, तो क्रोमोसोम्स में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, तो डीएनए वीएनए इतना डेवलप नहीं होता इनका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक का। एंड दे हैव ओनली स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेली, वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेली। तो ये दे दिया एज ऑर्गेनेली मतलब वो अलग से होता है। तो इनमें मतलब क्रोमैटिन मटेरियल नहीं होता। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब, क्रोमैटिन मटेरियल मतलब क्रोमैटिन मटेरियल मतलब जो सारी सेल की इंफॉर्मेशन रखे, जो सेल को डिवाइड करने के काम में हेल्प में है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्रोमैटिन मटेरियल का काम करेगा। स्टेटमेंट लिखा है ना, वापस पढ़ लो। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, तो जो क्रोमोसोम है यही क्रोमैटिन मटेरियल का शेप लेते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल ही क्रोमोसोम का शेप लेता है, पर उनके सिंपलर रहते हैं, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स की जगह न्यूक्लिक एसिड नेचुरली रहता है, तो उसी को आप क्रोमैटिन मटेरियल बोलोगे। सेल्स, लास्ट पॉइंट, सेल्स इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, फॉर रिप्लेसिंग डेड सेल्स, एक तो ग्रोथ ऑफ बॉडी, फिर रिप्लेसिंग डेड सेल्स, एंड फॉर गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। गैमेट्स क्या होते हैं, अपन ने कल पढ़ा माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस में किस तरह के सेल बनते थे, हैप्लॉइड सेल्स, तो जो हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं ना वो गैमेट सेल्स हैं। हाँ, गैमेट सेल्स को रिप्रोड्यूसिंग सेल्स भी बोलते हैं या जर्म सेल्स भी बोलते हैं, उनको रिप्रोड्यूसिंग सेल्स भी बोलते हैं या जर्म सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इतना कंटेंट क्लियर हुआ। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो कि नेक्स्ट चैप्टर से रिलेट करती है। जैसे आपका कंट्री है, ठीक है, तो आपके कंट्री के पर्सन्स ने डिसाइड किया, एक कुछ आपके कंट्री के सब पर्सन्स ने एक पॉइंट पे डिसाइड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बार स्पोर्ट्स का कितना बजट रहना है, तो क्या ये कंट्री के एक एक पर्सन से पूछा जाएगा? नहीं। पर क्या कंट्री के पर्सन की बात इसमें रखी जाएगी किसी तरह से? कैसे? तो क्योंकि कंट्री बहुत बड़ा है, कोई सा भी कंट्री इज ऑफ जनरली करोर्स ऑफ पीपल, जनरली इज ऑफ करोर्स ऑफ पीपल, है ना, नहीं तो मिलियंस तो होते ही हैं, 10 लाख तो होते ही हैं, तो हर एक आदमी से हर एक चीज़ नहीं पूछ सकते। तो कंट्री एक अपर लेवल पे काम करता है, सारे इंडिविजुअल्स, मतलब जैसे आपका जो कंट्री है उसमें अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर दिए ना, ज़िले या ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो डिवाइड करते हैं। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, हर एक बंदे की नहीं बात पूछते, उस एक बंदे की बात पूछते हैं, और सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें से जो मेजॉरिटी बात होगी उसके थ्रू
स्पोर्ट्स का कितना कोटा और ऐसे ऐसे डिसाइड हो जाएगा। वैसे ये सब लोग फिर एक पर्सन को चूजते हैं और फिर वो अपनी मिनिस्ट्री चूज़ करता है और फिर वहाँ पे डिसीजन होता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए 100-125 करोड़ लोगों को परेशान करना या राय लेना इम्पॉसिबल है। तो 5 साल में एक बार राय ली जाती कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव बता दो, इससे बात करेंगे। मतलब कंट्रीमैन नहीं चूज़ कर लिया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये काम करेगा और उसको सैलरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो उसी तरह से जैसे कंट्री सबसे छोटे लेवल पे डिवाइडेड है पीपल पे, इंडिविजुअल इज़ द सबसे छोटा लेवल है ना, और कंट्री से ऊपर बात नहीं जाती है। वर्ल्ड लेवल का कोई सिस्टम नहीं है। अपन बोलते हैं पूरी दुनिया में दूसरे देश का भी इंसान है, तो बिल्कुल इंसान है, पर वर्ल्ड लेवल का कोई सिस्टम नहीं है मैनेजमेंट का। कंट्री लेवल का सिस्टम है मैनेजमेंट का, राइट? कंट्री लेवल का सिस्टम है मैनेजमेंट का। तो अभी अपन उतने मॉडर्नाइज नहीं हुए कि वर्ल्ड लेवल पे बात करें। सर पर जब ओलंपिक्स होते होंगे उसका तो वर्ल्ड लेवल पे होता होगा ना, क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पर उसमें भी कंट्री अपना अपना मतलब से चलते हैं, सीधी सी बात है। पर जैसे अगर उनको सेट करना है कि पूरे एक साल का सारी कंट्रीज मिला के अगर उनको बजट निकालना है, तो वो सारी कंट्री का एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें न तो सारी कंट्रीज़ का यूनिफॉर्म इन्वॉल्वमेंट रहता है, न वो सारी कंट्रीज़ को इक्वल समझती हैं। ये तो मानती है ना, यूएन का सबका पता है देखो, ना तो वो सारी कंट्रीज़ को इक्वल मानती है, ना इक्वल इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वो रूल्स मतलब उस तरह के रूल्स पे नहीं चल पाती है, ठीक है, जिस तरह से आपकी कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा। तो सबसे ऊपर का जो ग्रुप अभी तक बना है वो है कंट्री, और उसके पहले छोटे छोटे स्टेट्स थे। 2-3 साल पहले चले जाएं तो पूरी दुनिया में छोटे छोटे पार्ट्स स्टेट्स बने हुए थे। फिर समझ में आया कि वो स्टेट्स को संगठित रहना पड़ेगा, तो कंट्री बना। अब कंट्री से आप कॉन्टिनेंट पे भी नहीं पहुंच पाए हो कि एक कॉन्टिनेंट एक साथ देगा। यूरोप थोड़ा पहुंच रहा है उस तरफ, पर उसमें भी आपसी लड़ाइयाँ हैं, पर यूरोप थोड़ा पहुंच रहा है, एशिया नहीं पहुंच रहा है, एशिया तो बहुत दूर है। तो वर्ल्ड लेवल पे तो जी नहीं सकते, डिफरेंस है। समझ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो तो सोशल की बात हो गई। अपन वापस साइंस पे आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि कंट्री का सबसे छोटा पार्ट है एक पर्सन, एक ह्यूमन। पर क्या हर ह्यूमन की बात हर बार मानी जाती है? नहीं। ह्यूमन एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, उसकी बात मानी जाती है। उसी तरह से आपका बॉडी डेवलप हुआ है। सबसे पहले आपका सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल। पर सेल पे चर्चा नहीं होती है जब अपन बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मैंने सेल के बारे में तो समझा दिया, बट आपकी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, और उसमें कई तरह के सेल्स है। थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स के सेल्स होंगे, हंड्रेड्स तो होंगे ही, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स के सेल्स होंगे। नर्व सेल, मसल सेल में अलग अलग, ठीक है, बहुत सारे तरह के सेल्स होंगे। 5-7 पढ़े अपन ने, पर बहुत सारे तरह के सेल्स होंगे। तो सेल्स अकेले फंक्शन नहीं करते, जैसे लोग अकेले फंक्शन नहीं करते हैं अपने सोसाइटी में, वैसे ही सेल्स एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अकेले फंक्शन नहीं करते। तो अपन सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। मैं समझाता हूँ क्या। देखो, सेल से ऊपर, सेल्यूलर लेवल क्रीचर से ऊपर मल्टी सेल्यूलर लेवल क्रीचर होते हैं। जैसे जंगल में शेर रहते हैं तो वो 4-5 इकट्ठे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत फूड भी शेयर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फूड भी शेयर कर लेते हैं। बाहर से कोई शेर आएगा कि मैं तुम्हारे ग्रुप का लीडर, तो उससे लड़ भी लेंगे, ठीक है, बच्चों को पाल भी लेंगे। तो वो एक छोटा सा ग्रुप हुआ। उस तरह से मल्टी सेल्यूलर अपन मल्टी सेल्यूलर है, पर अपन मल्टी सेल्यूलर से ऊपर हैं। किस ऊपर हैं वो मैं बताऊंगा, पर कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सिर्फ मल्टी सेल्यूलर लेवल पे रहते हैं। मल्टी सेल्यूलर लेवल में सिर्फ ऐसा हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारा काम तो करना ही है, 100% काम करना है, तुम्हें खाना भी पचाना है, एनर्जी भी खुद की करना है, बट तुम्हें कभी कमी पड़ी तो पास वाला सेल दे देगा और थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाता है। तो मल्टी सेल्यूलर क्रीचर्स में डाइवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। मल्टी सेल्यूलर क्रीचर्स
एक बहुत छोटे लेवल पे जीते हैं, साइज़ उनका बहुत बड़ा नहीं होता है। कुछ फंगाई वगैरह मल्टी सेल्यूलर रहती है ना, तो फंगाई को ऐसे ही जानते हो कि ये लग गई बीमारी जैसे, चलती फिरती तो नहीं देखी कि वो फंगाई जा रही है, पर वो हाथी जा रहा है ये तो देखा है। तो जो हाथी, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, बंदर, इनका लेवल है जीने का, ये सिर्फ मल्टी सेल्यूलर नहीं है, उसके ऊपर सिस्टम है इनका, ठीक है। तो एक मल्टी सेल्यूलर क्रीचर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपसी मेल नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव मैन जब रहता था 10, 12, 15, 20 लोग मिलके, वो मल्टी सेल्यूलर समझ लो। वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर नहीं हो गया, पर वो सिस्टम मल्टी सेल्यूलर समझ लो। अब मल्टी सेल्यूलर के ऊपर होता है ऑर्गन। कुछ क्रीचर्स हैं जैसे आपका टेपवर्म हो गया, पतला सा एक कीड़ा होता है जो काफ़ी लंबा हो जाता है और छोटा भी रहता है और लंबा भी हो जाता है साइज़ बढ़ने पे। टेपवर्म बोलते हैं, चपटा चलता है, बिल्कुल चपटा रहता है, बिल्कुल डिजीज़ कॉजिंग होता है। तो वो ऑर्गन थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, वो मल्टी सेल्यूलर से जरा सा ऊपर है। ऑक्टोपस इसमें आगे हैं, ऑर्गन डेवलप कर रहे हैं, बट उनके भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। ऑक्टोपस वो साइज़ में बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि वो सी में रहता है, इसलिए साइज़ में काफ़ी बड़े भी मिल जाते हैं, बट उनके भी ऑर्गन्स इतने डेवलप नहीं हैं। बट उसके ऊपर आएंगे ऑर्गन, एक मैं मिस कर गया, टिश्यू। तो मैं पहले टिश्यू समझा देता हूँ। मल्टी सेल्यूलर के ऊपर होता है टिश्यू लेवल। अब ये मल्टी सेल्यूलर से टिश्यू लेवल जाना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर में सेल्स खुद का काम खुद करते थे सारे, बस एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तेरा घर खाना नहीं बना, आज मैं दे देता हूँ, फिर वो एक्सपेक्ट भी करने लगता है कि ये बाद में मेरे को देगा। बट टिश्यू लेवल जब क्रिएट होने लग गया ना, तो क्या हुआ मैं बताता हूँ। एक बहुत सारे सेल्स स्पेशलाइज्ड बने, बहुत सारे सेल स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बने, और उन्होंने एक टिश्यू बनाया। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनका काम एक पर्टिकुलर है। उनके काम सारे के सारे नहीं है, सारे के सारे काम नहीं करने उनको, एक पर्टिकुलर काम है। एक खाना बनाएगा, एक खाना नहीं, वो पूरे टिश्यू का एक पर्टिकुलर काम है। तो आपको मल्टीपल टिश्यूज चाहिए, बहुत सारे टिश्यूज चाहिए। मतलब एक टिश्यू कुछ एक ही करेगा, जैसे एक खाना बनाएगा तो एक टिश्यू कुछ और करेगा। हाँ, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में टिश्यू डेवलप होने शुरू हुए, पर वो बहुत ज़्यादा मतलब के नहीं रहे, पर डेवलप होना शुरू हुए। तो थोड़े सालों में मतलब के निकल जाएंगे, थोड़े सालों में मतलब के निकल जाएंगे। तो टिश्यू डेवलप होने शुरू हुए, ठीक है। टिश्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अपनी बॉडी को जब पढ़ते हैं, बायोलॉजी में बॉडी को पढ़ते हैं, तो सेल लेवल पे नहीं पढ़ते हैं, टिश्यू लेवल पे पढ़ते हैं। आपका जैसे हाथ है तो आप लेयर्स बोलोगे कि पहले एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, जो लेयर्स आती है, मैं उसमें सीक्वेंस बताऊंगा कि पहले क्या आती है फिर क्या आती है। या प्लांट को भी पढ़ोगे ना तो टिश्यू लेवल पे पढ़ोगे, सेल्यूलर लेवल पे नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अपने ऐसे सेल्स है ही नहीं जो टिश्यू से फ्री हो। ऐसे सेल्स है ही नहीं जो टिश्यू से फ्री हो कि ये एक अकेला सेल ये काम कर रहा है, क्योंकि सेल तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब अपनी बॉडी को जो भी फंक्शन कराना है तो बल्क में कराना है, तो वो अकेला सेल क्या गुण का, क्या काम का। एक सेल फिर भी कितना होता होगा, mm में ही होता होगा? नहीं, डिपेंड करता है सेल्स के साइज पे। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा रहा मैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से दिखते हैं सिर्फ, और कुछ सेल्स एक थोड़े वीक माइक्रोस्कोप से भी दिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स तो छोटे ही होते हैं ना? हाँ, काफ़ी छोटे होते हैं। रेफरेंस बुक में उसका साइज़ मिलेगा आपको, काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। मतलब यूकैरियोट्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, पर अगर आप इंसान के सेल की बात कर रहे हो तो बहुत छोटे छोटे सेल्स भी मिल जाते हैं और थोड़े बड़े सेल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। mm साइज़ तक के मिल सकते हैं, कुछ mm साइज़ तक के,
कुछ mm साइज तक के मिल सकते हैं। जनरली नर्व सेल वगैरह कुछ थोड़े से बड़े हो जाते हैं लेंथ में, अच्छे बड़े वाले, और उसमें छोटे वाले छोटे भी रहते हैं, नर्व सेल में भी छोटे भी रहते हैं। सर बहुत ज़्यादा बड़े मतलब नहीं, एक कुछ तो होगा जैसे इससे बड़े नहीं होते। ऐसा कोई नंबरिंग मैंने समझा नहीं, बट उनके स्ट्रक्चर देखना नॉर्मल आइज से, अनएडेड आइज से, बिना हेल्प के आइज से देखना पॉसिबल नहीं है, जो मैंने समझा है अभी तक। तो टिश्यू लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इसलिए मैंने इसको ब्लैक में लिख दिया। अपन ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हैं, पर अपनी जो स्टडी है वो टिश्यू लेवल पे होती है, सेल्यूलर लेवल पे जाके नहीं होती है। ठीक है, टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल आता है, जिसमें थोड़े बहुत ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। आप मेरी बात समझो, आपको अगर खाना पचाना है, खाना खा के पचा के उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं, तो एक ऑर्गन का काम नहीं है ये आपके टंग इसमें लगेगी, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स लगेगी, जो सब ऑर्गन्स है। टंग एक ऑर्गन है, सलाइवरी ग्लैंड एक ऑर्गन है, आपकी बकल कैविटी, टीथ्स, और फिर ओइसोफेगस एक ऑर्गन हो गया, फिर स्टमक एक ऑर्गन हो गया, इंटेस्टाइन्स। तो ये जो सारी उसमें ग्लैंड्स वगैरह सारी आ जाएगी, सारी एक के बाद एक ऑर्गन 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 है। नोज़ हो गया, नोज़ में अंदर कुछ ऑर्गन्स है, फिर जो विंड पाइप जा रही है वो एक ऑर्गन है, फिर ब्रोंकाई कुछ ऑर्गन्स हो गए, फिर लंग्स कुछ ऑर्गन्स हो गए, अलग अलग ऑर्गन्स के सिस्टम है जो एक काम कर रहे हैं। मतलब खुद के काम तो कर रहे हैं, बट एक जो अपन मोटे लेवल पे समझते हैं कि भाई एक काम हुआ कि भाई ऑक्सीजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ, तो ऑक्सीजन एंटर कराने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स चाहिए। नोज़ भी चाहिए आपको, विंड पाइप भी चाहिए आपको, लंग्स भी चाहिए, लंग्स में एयर सैक्स भी चाहिए, ब्रोंकाई भी चाहिए, ये सब चाहिए। अपन ऑर्गन सिस्टम पे जीते हैं, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे, पर अपन जो डीपर स्टडी है वो टिश्यू लेवल पे करते हैं। और जब मैं 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सारे डिफरेंट क्रीचर्स आ जाएंगे, जो आज भी सेल्यूलर लेवल पे जी रहे हैं, ऐसे भी आ जाएंगे जिनके जस्ट ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, काम के नहीं है पर सिर्फ डेवलप हो रहे हैं, वो भी पता चल जाएंगे। और वो भी डेवलपिंग है, वो कुछ मिलियंस ऑफ साल बाद या कुछ लैक्स ऑफ साल बाद कुछ और रूप ले लेंगे। ठीक है, आज के लिए।